ठीक है ना। तो इसको जो है हम बताएंगे। तो अभी हमारा क्या है, मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, संपातिक काल। तो संपातिक काल कैसे निकलता है हमारा, सूर्योदय। सूर्योदय का काल हमारे को पंचांग में दिया होता है कि सूर्य जब उदय होता है, तो उदय कहां पर होता है, लंकोदयमान, लंका के अंदर उदय होता है, तो उसके भी बारे में आगे जानकारी देंगे। तो सूर्योदय और नक्षत्र काल। नक्षत्र काल क्या होता है, जो संपातिक काल होता है, संपातिक काल को ही नक्षत्र काल कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, किसी नक्षत्र को किसी दिन उदय होने से अस्त होने तक पश्चात पुनः उदय होने के काल को नक्षत्र काल या साइबेरियन टाइम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी को जो है संपातिक काल कहते हैं। इसी को साइबेरियन टाइम या संपातिक काल। अब ये संपातिक काल जो है हमेशा समय सदैव एक साथ रहता है। सूर्य दिन की तरह रोज घटता बढ़ता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सूर्य का दिन है वो तो घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे अभी सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, अभी सूर्योदय हमारा हो रहा है 100 नंबर पेज पे, अभी हमने देखा था सूर्योदय की। अभी फिलहाल हमारा आज क्या तारीख होगी, 20 तारीख। आज हमारा सूर्योदय हुआ 6:29 पे, और कल वही सूर्योदय 6:30 पे होगा, फिर 31 मिनट पे होगा। तो अभी क्या है, सूर्योदय धीरे धीरे बढ़ते क्रम में। क्यों, क्योंकि सर्दियां आने वाली है, सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है, तो सूर्यमान का मतलब दिन मान छोटा होगा, रात्रिमान बढ़ जाएगा, तो जल्दी उदय होता है, मतलब देर से उदय होता है, जल्दी छुप जाता है। और गर्मियों में क्या होता है, जल्दी उगता है, देर से छुपता है। तो जो सूर्य का मान है वो हमेशा रोज दिन में घटता बढ़ता रहता है ना, सूर्योदय का टाइम घटता बढ़ता रहता है। लेकिन नक्षत्र का, जो नक्षत्र का समय है वो कभी घटता बढ़ता नहीं रहते। क्यों, नक्षत्र स्थिर होते हैं, और उनका जो मूवमेंट है, हमारा पृथ्वी का जो मूवमेंट है, उसी मूवमेंट के आधार पे नक्षत्रों का मान का हमारे को पता चलता है। तो नक्षत्र मान उसी आधार पे चलते हैं। पंचांग में भी आपको दिखाया तो था, सूर्योदय सूर्यास्त जो है 100 नंबर पेज पे आप देखो पंचांग में, जो विद्यापीठ के पंचांग का मैंने आपको पीडीएफ भेजा है। इस पीडीएफ में इस पीडीएफ में देखो, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय सूर्यास्त, ये अंग्रेजी तिथि लिखी हुई है यहाँ पे। हाँ जी, सूर्योदय पूरा लिखा हुआ है, और जहाँ पे लिखा हुआ है वो अंग्रेजी की तिथि है।
अंग अक्टूबर लिखा, अक्टूबर 18, 19, 20। तीसरी लाइन में देखोगे तो यहाँ पे सूर्योदय लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ, सूर्योदय का कहीं वो नहीं है। तो आप वो बाद में देखना, भी इसको समझो साइडियल टाइम को, ठीक है ना। नक्षत्र काल होता है एक नक्षत्र को किसी दिन उदय होने के से अस्त होने के पश्चात, एक नक्षत्र उदय हुआ और उसके बाद वो अस्त हो गया, उसके बाद जब वो दोबारा उदय होगा उस समय को जो है नक्षत्र काल कहते हैं, कंप्लीट जो साइडियल टाइम जिसको कहते हैं। और ये हमेशा एक जैसा रहता है। एक दिन में नक्षत्र एक ही वो रहता है। हाँ हाँ, मतलब 60 घटी का एक नक्षत्र मान है ना, अप्रोक्सीमेटली। अब इसके अंदर क्या है हमारा, सूर्य एक दिन में 24 घंटा माना गया। लेकिन नक्षत्र काल का मान 24 घंटे से 3 मिनट, मतलब 56.56 सेकेंड, अथवा औसत 4 मिनट होता है। ये 3 मिनट 56, ये सेकंड 56.56 सेकेंड, तो ये टोटल मिला के 4 मिनट के बराबर हो जाता। नहीं, 23 घंटे 56 मिनट, 4 मिनट तो कम हो गए ना। तो इसमें क्या होता है हमारा मेष संपात, क्योंकि हम जब भी काउंटिंग करते हैं मेष संपात से करते हैं। हमने पहले आपको बताया था कि जहां पर मेष राशि थी, जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा तो मेष राशि से हमने, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र से हमने आरंभ करा, सूर्य वहीं पर था जब से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी। तो उस काउंटिंग के आधार पर मेष संपात को हम मानते हैं। मेष संपात हमारा कब आता है, 21 मार्च के लगभग नक्षत्र काल शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि मेष संपात पे आरंभ होगा, वहीं से हम काउंटिंग आरंभ करते हैं। तो ये क्यों होता है कि सूर्य जो है मेष संपात पर होता है, तथा उसकी क्रांति शून्य होती है। तो शून्य क्यों होती है, यह भी हमने आपको बताया था कि ये जो मेष संपात वो है क्या। जैसे ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर, ये पृथ्वी की हमारी क्या कर रहे हैं, मध्य भूमध्य रेखा। और ये को हम ऐसे लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा ये है, और ये हमारा सूर्य मार्ग है, ठीक है ना। तो जब सूर्य मार्ग और ये भूमध्य रेखा अगर जहां मिलती हैं, तो यहां पर हमारा सूर्य क्रांति 0 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मध्य रेखा पे बराबर बराबर होगी, यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है उस टाइम पर। ऐसे ही यहाँ पर होती है सितंबर में जाके। तो ये मेष से संपात इसको हम कहते हैं। तो मेष राशि के साथ ही यहाँ पे दिन उस आरंभ होता है उसका, नक्षत्र काल का।
यहीं से संपात काल की गणना होती है, क्योंकि यहीं से हम आरंभ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शून्य से आरंभ होती है। इसी प्रकार से तुला संपात में मैंने कहा ना, जब यहाँ पे आएगा ये 23 सितंबर, तो यहाँ पे क्या है हमारा तुला संपात। तो तुला संपात पर भी सूर्य की क्रांति शून्य होती है। तो यही सितंबर के लगभग, ये हमने जब आरंभ में हमने वो पढ़ाया था, ये सारी चीजें हमने आरंभ में आपको बताई थी। इसी से हम जो है संपात का वो करते हैं। तो इसमें क्या है, मेष संपात से सूर्य स्पष्ट मेष संपात से औसतन 4 मिनट प्रतिदिन सूर्य का नक्षत्र काल बढ़ता है। तो हमने बताया ना कि ये सूर्य जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा, तो सूर्य का नक्षत्र काल बढ़ता रहेगा, मतलब गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, मेष के बाद। अब मेष संपात हमारा कब आता है? मकर संक्रांति, कुंभ संक्रांति और मीन संक्रांति, मेष संक्रांति, फरवरी मार्च अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाती है। तो मई से गर्मी आराम स्टार्ट हो जाती है और ये हमारा सूर्य का टाइम बढ़ता चला जाता है। तो सूर्य का एक नक्षत्र से आरंभ कर दूसरे नक्षत्र पर पहुंचने में 4 मिनट अधिक लगता है। यह गति 1 घंटे में लगभग 9.15 सेकेंड होती है। ठीक है ना। और इसी को मेष संपात बिंदु से गिनना प्रारंभ करने के कारण इस काल गणना को संपातिक काल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा संपात काल का वो है कि जब सूर्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र तक जाता है, मतलब नक्षत्र को आरंभ से लेकर नक्षत्र समाप्ति तक, तो उस काल को हम संपातिक काल कहते हैं, या साइडेरियल टाइम के लिए या नक्षत्र काल के लिए। तो ये सदैव एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि नक्षत्र फिक्स है, नक्षत्रों में अंतर नहीं है। लेकिन सूर्य जो है हमारा हर दिन जब भी चलता है, तो उसके अंदर
पृथ्वी घूमी हुई है 23 अंश पे। इस वजह से कभी ज्यादा और कभी कम टाइम पे सूर्य उदय होता है। उसमें लगभग 4 मिनट का अंतर आता है, जो हमने आपको बताया, 3 मिनट 56 सेकेंड, 56.56 सेकेंड, तो मतलब 57 सेकेंड के करीब मान लो। हाँ, तो मतलब नहीं, कभी ये कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, 4 मिनट का अंतर है ना भाई। 24 घंटे से 4 मिनट के औसत मिनट का जो है अंतर आता है। तो वो कब से हम चालू करते हैं? मेष संपात से। जब कैलकुलेशन चालू होती है, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन मेष संपात से जब आरंभ करते हैं, तो सूर्य अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट 56 सेकेंड अधिक आगे रहता है। तो धीरे धीरे ये काल को बढ़ता है। तो ये हमारा काल जो है बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सूर्य उदय जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है मेष संक्रांत को, क्योंकि दिन के जो संख्या बढ़ने लग जाती है। दिन यहाँ पे बढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे मीडियम में आता है, यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होता है इस पॉइंट पे। उसके बाद फिर वो घटते घटते यहाँ पे फिर दिन रात बराबर हो जाती है। फिर यहाँ से रात आरंभ हो जाती है लंबी बड़ी होने, यहाँ पे सबसे बड़ी रात होती है, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे दिन रात बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है। ये चक्र का आरंभ मेष राशि से होता है, इसलिए मेष संपात जो है, मेष के संपात बिंदु से आरंभ होने की वजह से इसको संपातिक काल हम कहते हैं। तो हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ अप्रैल में, अप्रैल के आसपास में जाता है, क्योंकि हाँ मकर राशि में हमारा 14 जनवरी को, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में मकर राशि मेष राशि में आता है। तो मेष राशि के बाद से देखो आप, दिन बड़ा होने लग जाता है। तो ये जो एक घट देखो ये जो है हमारा, ये हमने पहले भी बताया था, विषुवत रेखा जो सूर्य की जो मार्ग है, सूर्य मार्ग और विषुवत रेखा के बीच में जहाँ पे ये दोनों काटते हैं आपस में, तो ये संपात बिंदु होता है। तो मेष संपात पे सूर्य की क्रांति जीरो होती है, तुला संपात पर भी जीरो होती है, आमने सामने ना 180 डिग्री पे। तो मेष से जब हम, हाँ, जब सूर्य संक्रांति जीरो होती है तो दिन रात बराबर होते हैं, 12 12 घंटे। उसके बाद दिन बड़ा होने लग जाता है, रात छोटी होने लग जाती है, यहाँ पे फिर बराबर हो जाते हैं, यहाँ के बाद फिर रात बड़ी होने लग जाती है, दिन छोटा होने लगता है। तो यहाँ पे जाके ये बराबर हो जाते हैं फिर से। तो इस प्रकार से हमारा ईस्ट काल वगैरह का हम देखते हैं। तो इसमें जब है, जब हम उदय काल वगैरह के बारे में जानकारी करेंगे, तो जब ये सारी चीजें हम एक बार बता देंगे, तो उसका फिर हम, क्रांति का हमने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे होती है। तो सूर्य क्रांति का जो है एक टेबल होती है, वो टेबल मैं आपको दूंगा। उस टेबल के बारे में फिर हम वो करेंगे, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कब कब कैसे कैसे क्या क्या वो हुआ। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम अयनांश साधन। तो अयनांश क्या चीज होती है? ठीक है ना। तो इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। संपातिक काल का हमारा हो गया है। इसके बाद अयनांश के बारे में हम जिक्र करते हैं। अयनांश, हाँ ना ना, सिंपल सिंपल रहेगा ये। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वही संपातिक काल क्या होता है। न्यूमेरिकल वगैरह तो जब जब आगे आएंगे, उसके आधार पे फिर चलेगा। अब ये आपको पता होना चाहिए भाई कैसे चेंज होता है ये सूर्य उदय। कोई पूछ ले तुमसे, तो तुम बताओगे ना कि भाई ये जो है कहाँ पे दिन रात बराबर होती है। तो जब दिन रात बराबर होगी तो उसके हिसाब से हम वो करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारा अयनांश साधन। अब अयनांश क्या होता है?
अयन का आपने सुना होगा अयन, जैसे हम उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। तो अयन जो होता है, क्रांति व्रत जो हम बनाते हैं, तो क्रांति व्रत का जो हमारा, ये हमारी पृथ्वी बनी। अब इस पे एक क्रांति व्रत होता है। क्रांति व्रत का मतलब क्या है? सूर्य की घूमने वाली, ये हो गया विषुवत रेखा, ये क्रांति व्रत है ना। सूर्य जिस क्रांति से, हाँ हाँ, सूर्य जिस मार्ग पे घूमता है, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया मेष राशि, वसंत संपात। ये हो गया हमारा शरद संपात, तुला राशि। ये हमने कितना करा था? 22 सितंबर, 22 या 23 सितंबर जो भी है। और ये हो गया हमारा 21 मार्च, है ना। ये ध्रुव हो गया हमारे, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। अब ये क्रांति व्रत में शरद और वसंत संपात की हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या है? क्रांति व्रत शरद संपात तथा वसंत संपात बिंदु लगभग 50.27 विकला। तो विकला आपको बताया था कि विकला का हमने वो पूरा का पूरा बता रखा है ना, कि कौन सी एक राशि 30 अंश, एक अंश 60 कला, एक कला 60 विकला, एक विकला 60 प्रति विकला। तो इसका मतलब क्या? 50.27 विकला की वार्षिक चाल से पश्चिम दिशा की ओर पीछे खिसकता है। छब्बीस हजार वर्ष में ये एक वृत्ताकार में घूम कर वापस अपनी जगह पर। अब इसमें क्या होता है? जो क्रांति व्रत जो है हमारा, तो ये क्या है? सूर्य का व्रत। अब आप ये मान के चलो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काट रहा है, इसी प्रकार भी सूर्य भी एक किसी आइडेंटिटी के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि ये सारे, जब तक ये देखो ऐसा है, ये ब्रह्मांड में अपने आप बिना किसी उसके रुके हुए हैं सारे प्लेनेट। तो वो क्यों रुके हुए? गुरुत्वाकर्षण सब एक दूसरे को खींचता है इधर उधर। तो इसी गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए पृथ्वी वगैरह जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है।
सूर्य किसी और के चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो वो किसी और के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। इसी प्रकार गैलेक्सी में सब मूवमेंट में है। तो इसी मूवमेंट के आधार पे जो सूर्य चक्कर काट रहा है तो सूर्य भी अपनी कुछ गति से चलता है। तो जो सूर्य का जो ये चलने का मार्ग है, इसी मार्ग पे सूर्य आगे चलेगा ना। मतलब सूर्य अपने पूरे पूरे मार्ग को, क्रांति व्रत को पूरे को साथ में लेके चल रहा है। तो उसी के अंदर जितने भी नक्षत्र वगैरह है ये सारे सब उसके साथ साथ घूमते घूमते वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे, सूर्य आगे चक्कर काट रहे। तो सूर्य का चक्कर 26,000 वर्ष में, वर्ष हम अपने हिसाब से काउंट कर रहे हैं, पृथ्वी का जो हमारा 365 साल का एक वर्ष होता है उस आधार पे 26,000 वर्ष में एक व्रत घूमकर ये वापस अपने स्थान पर आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 26,000 वर्ष के बाद सूर्य का एक चक्कर होता है और उस चक्कर को हम क्या कहते हैं, इसे अयन चलन कहते हैं। और इस अयन चलन के खिसकने अंतर संपात बिंदु के खिसकने के अंतर को अयनांश कहते हैं। मतलब जो ये अयन है वो कितना चला उसको हम अयनांश कहते हैं। तो अयनांश लगभग कितना चलता है, एक वर्ष में 50.27 कला। मतलब एक अंश भी पूरा नहीं चलता है, एक अंश से भी 10 कला कम चलता है। तो उसकी स्पीड इतनी धीमी है। तो उस स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में कितना चला और उसके आधार पे हम करेक्शन करते हैं। जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो उस जन्म के आधार पे हम उसका करेक्शन करते हैं। तो इस करेक्शन को करने के लिए हम कई सारी पद्धतियों को अपनाते हैं। तो उसी पद्धति के आधार पे हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। अब इसमें क्या है भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के अक्षांश जहां से नापे जाते हैं उस बिंदु को क्रांतिव्रत पर स्थिर माना जाता है। ठीक है ना। जो हम यहाँ पे मेष संक्रांति 21 मार्च को स्थिर मानते हैं, तो इस स्थिर मानने की वजह से कि जो भी, भाई हम तो यहाँ स्थिर मानना आप रहे हैं इसको, ठीक है ना। इसीलिए इसे निरयण भाव से कुंडली निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, निरयण भाव का मतलब क्या होता है, जब हम अयन को स्थिर मान के कैलकुलेशन करते हैं जन्म पत्री की तो उसको निरयण भाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको मेष राशि का वसंत संपात को स्थिर मान रखा और हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो वो हम देखेंगे कि भाई हर साल अयन थोड़ा सा खिसक रहा है लेकिन हम उसको स्थिर माने हुए। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कितना अयन खिसका तो उसको हम
जन्म पत्री की कैलकुलेशन करने के बाद उसमें बाद में करेक्शन करते हैं, जिसको हमने अयनांश करेक्शन किया जाता है। तो अयनांश साधन करना पड़ेगा करेक्शन करने के लिए। तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसके लिए हमारे ये है कि भाई निरयन अक्षांश एवं सायन अक्षांश 285 एडी में 23 मार्च रविवार पूर्णमासी को IST 22 घंटा 27 मिनट पर एक समान थी। तो पहले हमने, क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं से तो आरंभ करेंगे ना, तो ये हमने देखा कि 285 एडी में 23 मार्च 2 रविवार पूर्णमासी को IST 22 घंटे 27 मिनट पर दोनों एक ही जगह पर सिचुएटेड थे, निरयन और अयन। तो इसको आधार मान के हम हर वर्ष में 50.27 विकला को बढ़ाते बढ़ाते इसका हम करेक्शन करते हैं। और उस समय चित्रा नक्षत्र मेष राशि से मेष राशि के प्रारंभिक बिंदु से ठीक 180 डिग्री मतलब तुला राशि में पर था। इसीलिए भारतीय ज्योतिष चित्रा पक्षीय कहलाती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम इसका विचार करते हैं, पंचांग वगैरह में देखते हैं, तो हम कहते हैं चित्रा पक्षीय निरयन भाव, है ना। तो हम चित्रा पक्ष को मानते हुए, तो चित्रा पक्ष को क्यों मानते हैं, क्योंकि जब मेष नक्षत्र राशि से हमने आरंभ किया तो उसके ठीक 180 डिग्री पे यहाँ पर चित्रा नक्षत्र का उदय हो रहा था। तो इसलिए इसको चित्रा पक्षी है। चित्रा पक्ष को मतलब चित्रा जो हमको देख रहा है उसको आधार मानते हुए हम इसका विचार करते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि हम किस तरह से करेक्शन करते हैं। तो उस करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जब पचक्र में राशि नक्षत्र जो तारा समूह ही है वे प्राय स्थिर मात्र होते हैं, ठीक है ना। यदि साइन पद्धति अपनाएं तो जहां इस पद्धति में कोई राशि या उसके भाग गणना द्वारा आएगा वहां तो तारामंडल में वास्तव में उसका कुछ भाग ही होगा, क्योंकि सभी राशियां साइन पद्धति से प्रतिवर्ष 50.27 विकला सायन से हम ये जो है प्रतिवर्ष 50 विकला की गति से बदल रही है। लेकिन वास्तव में बचक्र में अन्य राशियां स्थिर रूप में स्थिर है। तो राशियां तो स्थिर है लेकिन ये संपात हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम जो है निरयन भाव से कहते हैं कि क्योंकि राशियां स्थिर है तो हम राशियों को आधार मानते हुए हम इस पक्ष को करते हुए इसका करेक्शन करते हैं केवल, क्योंकि नहीं तो राशियां इधर उधर हो जाती हैं। क्योंकि जहां वृक्ष राशि मानकर भविष्य खत्म किया जाएगा वहां तो बचक्र में वास्तव में मेष या अन्य राशि स्थित होगी। तो इस दृष्टिकोण से हमारी निर्यण भाव पद्धति ही सही है, क्योंकि इसमें ग्रह आदि के अक्षांश रेखांश अयन चलन से बदलते नहीं है। बचक्र में वास्तविक रूप से राशि और नक्षत्र की जो सीमाएं हैं उन्हें हम निर्णय सिद्धांत के आधार पर मानते हैं। तो इस आधार पे हम
फल कथन करते हैं। तो अब क्या है, हमने इसको अयनांश करेक्शन किस प्रकार से करें, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी समय है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज तो हम ये वाला जो है पूरा करके चलेंगे। हाँ, मैंने लेट हो गया।